राम राम गाइस। तो जैसे कि मैं आपको अपनी फर्स्ट वीडियोस में बता ही चुका हूँ कि मैं नीट एस्पिरेंट रह चुका हूँ और जो भी मेरा उसमें स्कोर वगैरह रहा मेंस वगैरह में, तो मैं कुछ अपनी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करना चाहता था जो मैंने अपने लिए यूज़ करी थी, जो मेरे को बहुत हेल्पफुल रही थी, जो मैंने कई जगह से टीचर्स से ऑनलाइन कुछ पुराने नीट एस्पिरेंट से लेके अपने लिए बनाई थी। वही मैंने थोड़ी सी आपके लिए शेयर करिए, आपके लिए कह सकते हैं ऐसा शेड्यूल प्लान करके मैं आपको अपनी वीडियोस में देना चाह रहा था। तो ये वीडियोस उसी के लिए हैं। मैं इसमें आपको मंथली टू मंथली आपको पूरा प्लानर बना के दूंगा कि इस मंथ आप क्या कीजिए, कब आप फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए, कब आप पार्ट सिलेबस टेस्ट दीजिए। वो ऑल ऑफ द अबव प्लानर है सबसे ज्यादा जो मेनली यूजफुल रहता है। एक वो सबसे मेजर पॉइंट तो उसका जो मेजर आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट उसका रहेगा, क्योंकि वो मैं भी एक स्टूडेंट था तो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से ही बना रखा है। और दूसरा वो मैंने बहुत जगह से देखा था, समझा था जब अपने लिए बनाया था, और जो अब के सर्कमस्टांसेस आए हैं जिस हिसाब से इस साल पेपर आया था जो मैंने दिया है, और जो आगे उम्मीद है हमें जिस हिसाब का आएगा, तो उस हिसाब से जो आया तो मैंने उस हिसाब से डिजाइन किया। आइए प्लानर देखते हैं और शुरू करते हैं उसमें क्या और कैसे करा हुआ हमने। तो ये हमारा मंथली प्लानर है जो मैंने जुलाई के लिए प्लान करा है कि हमें क्या क्या करना चाहिए जुलाई में। तो आई होप आप स्कूल भी जा रहे होंगे या कोई भी इंस्टीट्यूट जा रहे होंगे, तो फिजिक्स में या तो आप कैपेसिटेंस पे होंगे या आप कैपेसिटेंस खत्म कर चुके होंगे। आई होप वैसे तो आप कैपेसिटेंस खत्म कर चुके होंगे तो आपके लिए बहुत बेटर है, नहीं किया तो अब कर लीजिए, कोई वो नहीं है, होना चाहिए बस खत्म। यही सेम रहेगा केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, जूलॉजी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और बॉटनी में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लिए। ये लगभग अगर अब तक आपका हो चुका है तो वेल एंड गुड है आपके लिए। नहीं हुआ तो इसे कोशिश कीजिए आप जल्द से जल्द करिए, क्योंकि इसका मतलब है आप कहीं ना कुछ आपको आगे इश्यूज ना आ जाए तो खत्म कर लीजिए इसे। बाकी रही बात इसके बाद प्लानर की, तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले ये रहेगा फिजिक्स का कि फिजिक्स का आपको क्या क्या करना चाहिए अभी। तो फिजिक्स में एंड ऑफ जुलाई तक आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी आपके कई चैप्टर बचेंगे। जैसे मेजरली तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद 2 चैप्टर मैग्नेटिज्म के हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्टरनेटिंग करंट और ईएमआई, ये चैप्टर रहेंगे जो 3 आई थिंक बंच में होते हैं रिलेटेड से। उसके बाद भी कुछ बड़े चैप्टर हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो आप कोशिश कीजिए पूरी की करंट इलेक्ट्रिसिटी विद पीवाईक्यूज इसी महीने में आपका खत्म हो जाए। और बाकी उसके अलावा आप एक चीज और कीजिए इसी मंथ में, जो मैं आपको एक आगे मैं वीकली शेड्यूल्स और वीडियोस दूंगा उसमें क्लियर हिंट दूंगा कि आप कैसे इस शेड्यूल को पूरा करिए और क्या क्या जो लिखे हुए हैं मैंने लाइन्स इनको कैसे कीजिए। जैसे मैंने ये लिखा कि रिवीजन ऑफ अर्लियर 2 चैप्टर्स वाली बात, तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे जो हमने पीछे 2 चैप्टर किए हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही इलेक्ट्रिक फील्ड्स वगैरह, और एक पोटेंशियल और एक कैपेसिटेंस। कहीं जगह किसी इंस्टीट्यूट्स में पोटेंशियल फर्स्ट के साथ इंक्लूड होता है, कहीं पर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस साथ होता है। तो हम उसको भी नहीं कहते, हम 3 टॉपिक ले लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर था, बाकी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एक तो आप उनके पीवाईक्यूज जरूर पक्के कर लीजिए अगर आपने नहीं करे हो या तो। और दूसरा रहा एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी वैसे तो इन चैप्टर्स में कुछ इतना वो नहीं होता कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, बट मैं कहूंगा कि ज्यादा पेज नहीं बनेंगे, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है। इसमें बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल ना, एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी। आप इतना कर लीजिए कि जितने क्वेश्चन फिजिक्स में करने हैं 1/3 थ्योरी के ही है, तो इसमें आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, पीवाईक्यूज जरूर लगाइए। ये 2 अगर आप कर लेते तो फिजिक्स में आप अपने 165 प्लस की उम्मीद पक्की रख सकते हैं, 170 प्लस की। एक क्वेश्चन अगर वो बाय चांस की सिली मिस्टेक का क्राइटेरिया तो गलत होने के चांस है, वो हमने रखे हुए हैं। वही सेम केमिस्ट्री में आप केमिकल काइनेटिक्स कर लीजिए, ये भी बहुत जरूरी चैप्टर है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं थोड़े क्वेश्चंस बनते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस कम हो तो। पीवाईक्यू 7 जरूर लगाइए। आपने वैसे अब तक आप ऑब्जर्व करेंगे मैंने पीवाईक्यूज पे बहुत स्ट्रेस दिया हुआ है, क्योंकि इस बार जो पेपर आता है जो मैंने दिया या मैंने पीछे ऑब्जर्व किया, पीवाईक्यू से मैचिंग क्वेश्चंस बहुत हैं।
अगर आपने ये करे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपका पक्का चांस है कि आप एक सिलेक्शन ही अच्छी रैंक वाला स्कोर कर सकते हैं। तो आप इनको जरूर कीजिए। और सेम यही रहेगा कि पिछले 2 चैप्टर्स की PYQs एंड NCERT। थर्ड चैप्टर जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है उसकी NCERT में इतना कुछ ज्यादा करने को नहीं है, तो आप ओवरव्यू लीजिए, PYQs कीजिए उसके। जो सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशंस का, उसमें जहां जहां जो जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो एग्जाम्पल्स जरूर कर लीजिए। वो डायरेक्ट NCERT वाले एग्जाम्पल्स ही आते हैं एग्जाम में, आज तक कभी चेंज नहीं आया, कोई डेविएशन नहीं आया, कोई नया एग्जाम्पल नहीं पूछ रखा उन्होंने। तो इसमें आप सॉल्यूशंस की NCERT पे पूरा ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल सारे कर लिए। उसके अलावा अगर आपको कुछ ज्यादा नहीं भी आता होगा तो कोई ज्यादा वो नहीं है, इससे बेसिक बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मेनली यही रहते हैं। या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर का आता है, वो भी इजी रहता है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस सॉल्यूशंस की NCERT से आते हैं सेम एग्जाम्पल बिल्कुल वही, तो वो जरूर याद कीजिए। अब हम बात करते हैं जूलॉजी की। तो जूलॉजी में इवोल्यूशन जो होगा, वैसे वो इतना वो चैप्टर नहीं है कि उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए, या कुछ आप कहें कि ये बहुत ज्यादा ही चैप्टर है जिसपे स्ट्रेस देना चाहिए। बट इसमें बहुत रिलेटेड थ्योरीज होती हैं कि कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ, मिक्स्ड है आपस में बहुत कुछ। तो मैं इसका सजेस्ट करूंगा आप इस मंथ में एक बार इसकी 2 बार NCERT जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मेजर बहुत चांसेस होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आए, कभी कभार होता है, बड़ा रेयर ही इससे 1 साल में 2 क्वेश्चन आ जाए। तो कोई इतना वो चैप्टर नहीं है स्ट्रेसफुल, बट आप पढ़ लीजिएगा। सेम क्वेश्चन आएगा NCERT लाइन टू लाइन, कोई डेविएशन नहीं आता, कोई लॉजिक नहीं पूछते इसको, इस चैप्टर के क्वेश्चन वो डायरेक्ट यही पूछते हैं NCERT की लाइन उठा के। बाकी PYQs तो करने ही है। और मैं आपको एक बात और सजेस्ट करूंगा, इससे पिछले 2 चैप्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जूलॉजी के पर्सपेक्टिव से एग्जाम में देखेंगे। आप मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन उन 2 चैप्टर से मिला के बड़े इजीली आएंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी NCERT पे ज्यादा स्ट्रेस दीजिए, ना कि PYQs पे। ज्यादा जोर NCERT पे ही रखिए, क्योंकि PYQ से आने के बजाय वो डायरेक्ट NCERT की लाइन दे देंगे आपको। एक लाइन आएगी लिख के, उसके आगे एक ऐसे वो बस डैश लगा देंगे, सेम NCERT की लाइन होती है, कुछ चेंज नहीं होगा उस लाइन में, बिल्कुल सेम रहती है वो। ये तो मैं आपको बिल्कुल श्योर कह सकता हूँ। मैंने कितने साल के, मैंने लगभग जितने तक के PYQs लगभग अवेलेबल हैं 2005 या 4 से भी पहले के, जब तक NCERT भी शायद नहीं थी, मैंने उससे पहले के भी कर रखे हैं। तो जब से NCERT आई है, या फिर उससे पहले भी देखें, NCERT से बाहर तो कुछ खास है नहीं। 99% NCERT का एक क्वेश्चन तब का है बाहर का जब NCERT होती नहीं थी, और जो है वो डायरेक्ट लाइन टू लाइन है। तो इसमें जरूर याद कीजिएगा, बहुत लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आएंगे। एक तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे एंड अभी 12th के स्टार्टिंग बेसिस में, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस बनेंगे और डायरेक्ट लाइन टू लाइन बनेंगे। तो इनको आप जितनी जल्दी पक्का कर लेंगे उतना बेटर है। अब लास्ट है हमारा बॉटनी। तो बॉटनी में हम बात करते हैं, इस टाइम पे आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करना है। तो अब ये चैप्टर बॉटनी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चैप्टर अकेला 4 से 5 क्वेश्चन कैरी करता है हर साल लगभग, किसी किसी साल तो और ज्यादा भी आ जाते हैं। तो 4 से 5 तो एवरेज है हर साल की, मिनिमम कह सकते हैं, एवरेज भी नहीं। और इसके अभी मैं कहूंगा कि आप NCERT तो कम से कम 2 बार पढ़िए, इसकी 2 तो बिल्कुल पक्का करना है आपको, क्योंकि 2 बार पढ़े बगैर तो चैप्टर में आपको बहुत कंफ्यूजन होगी। और मैं अभी ये भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसके साथ के साथ PYQs लगाइए, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। 2 बार NCERT पढ़ लीजिए इसकी, उसके बाद थोड़ा सा एक मतलब यही ना पढ़े। पिछले जो 2 चैप्टर हैं उनसे भी कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मतलब इससे जो हमारा हेरिडिटी वाला चैप्टर होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला, जो बॉटनी में इस साल 2nd चैप्टर होगा, क्योंकि 1st कट चुका है बॉटनी का। तो इस चैप्टर में से कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते कि आपको लगे कि आपको NCERT रटी रटाई होनी चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, ये इतना स्ट्रेसफुल चैप्टर नहीं है।
और रही बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो वो भी कोई खास इतना नहीं, एक आधा क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ही पूछे जाते हैं उसमें भी, जैसे मैंने आपको सॉल्यूशंस के लिए बताया था केमिस्ट्री में। इतना कुछ स्ट्रेस नहीं है, एग्जांपल्स याद कर लीजिए उसके, अच्छे से हो जाएगा वो चैप्टर। और फिर बात रही इसकी, तो अगर आपको पढ़ के लगे कि आपको अच्छे से याद है, कंफ्यूजन नहीं रही टॉपिक्स में कि ये कहाँ था ये कहाँ था, तो आप इसके PYQs कर लीजिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो PYQs कर लीजिए, तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपको अभी लगा कि आपको कंफ्यूजन है, तो मैं कहूंगा इस चैप्टर को एक बार और रीडिंग दीजिए, टाइम दीजिए। ये अच्छा चैप्टर है, एक वेटेज भी कैरी करता है ये चैप्टर। ऐसा नहीं है कि इसको टाइम दिया तो टाइम खराब जाएगा या वर्दी नहीं रहेगा। ये बहुत मतलब वेटेज वाला चैप्टर है। आप इसको टाइम मतलब देंगे तो वर्दी है इसके, कोई वो नहीं रहेगा। आप इसको करिए जितना टाइम। अभी के लिए क्या है कि 12th स्टार्ट हुई है, आप इस पे होंगे या खत्म करने वाले होंगे, जैसे भी है। हर इंस्टीट्यूट हर स्कूल का अपना अलग हिसाब रहता है, तो हम उस पे ज्यादा वो नहीं करते स्ट्रेस की कौन का है। इसको पक्का करना बहुत जरूरी है। आगे आने वाले चैप्टर क्वेश्चन जरूर आएंगे, बट अगर आप चैप्टर वाइज कंपेयर करें तो ये सबसे बड़ा चैप्टर रहेगा आपके नीट के एग्जाम के लिए। और ये कहीं ना कहीं जिस हिसाब से स्कोर बढ़ रहे हैं, तो ये स्कोर सिलेक्शन डिसाइड, रैंक डिसाइडिंग तो छोड़िए, सिलेक्शन डिसाइडिंग चैप्टर भी बन जाएगा कभी कभी। रैंक डिसाइडिंग तो है ही है, बहुत क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 4 ठीक हुए तो बड़ी बात ही रहती है, लेकिन रैंक के लिए 5 चाहिए। लेकिन ये सिलेक्शन डिसाइडिंग चैप्टर भी रहेगा आपको, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे पक्का जरूर कीजिए, ये बहुत जरूरी चैप्टर है। बाकी कौन से चैप्टर का कैसे ओवरव्यू लीजिए, उसको क्या कीजिए किसमें, ये वैसे मैं एक वीकली शेड्यूल्स में या एक और वीडियो के थ्रू शेयर करूंगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इस पूरे शेड्यूल में, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं जैसे आपका कमेंट आएगा अगले दिन, नहीं तो मैक्सिमम 1 दिन का डिले आएगा, ताकि मैं उसको ऐसे ही जल्दबाजी में आंसर ना दूं, एक प्रॉपर आंसर दूं आपको। वो कैसे कीजिए, तो आपको 1 दिन के अंदर अंदर आंसर मिल जाएगा, 24 मैक्सिमम 40। आपने आज कमेंट किया तो परसों आपके पास आंसर होगा, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, आपको सारे आंसर आपके साथ के साथ मिलेंगे, नो वरीज फॉर दैट। बाकी आप कोशिश कीजिए कि ये अब तक आपके खत्म हो गए हो, और जो ये और ये आप इस महीने में खत्म कर लीजिए, जुलाई के एंड तक। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है कोई इश्यू नहीं है, अभी स्टार्ट है, हम आगे आगे कवर कर लेंगे। मैं पूरे नीट तक आपके साथ ही रहूंगा, प्लानर दूंगा आपको, कब टेस्ट देने शुरू करने हैं वो भी बताऊंगा। अब उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कोशिश करिए इसे पूरा कर लीजिए। नहीं होता तो भी कोई इश्यू नहीं, आप कमेंट कीजिए कि ये नहीं हुआ या ये रह गया, मैं उसके में भी आपको बता दूंगा सारा क्या कैसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।